हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे क्लास 5th की जो हमारी ईवीएस की किताब है आसपास, उसका पाठ नंबर 13, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। बच्चों, ये पाठ गौरव जानी नाम के एक लड़के के बारे में है, जिनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने पहाड़ों पर सफ़र किया था। ये मुंबई के रहने वाले थे और पहाड़ों पर घूमने के लिए गए थे अपनी मोटरसाइकिल पर। और इनकी मोटरसाइकिल का नाम है लोनर। तो आज चलिए इसी पाठ में हम इनकी इस यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। देखिए, ये है गौरव जानी और ये है इनकी मोटरसाइकिल, जिसका नाम इन्होंने लोनर रखा है। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, क्योंकि उसके साथ मैं हूँ हरदम। अब ये आगे बताते हैं कि हम दोनों ही मुंबई की भीड़-भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची-ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग-अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। गौरव जानी हमें आज सुनाएंगे दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की कहानी। अब ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। तो मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया, जैसे रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब न होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे। ये सब लेकर मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे-बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों से मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते-देखते, और मुझे लगता था कि दिल्ली कुछ अलग होगी, लेकिन यहाँ पर भी वही घर थे, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत खुश था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, जिनकी ढलवा छत होंगी। ढलवा छत होती है ऐसी, और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवाकर मैं आगे बढ़ा। इन्होंने जो सामान खर्च हो गया था वो दिल्ली में ले लिया और फिर आगे बढ़े। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ा हवा के बीच चैन की सांस ली। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, वहां पहुंच कर के इन्हें अच्छा लगा। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। चलिए अब जो है इन प्रश्नोत्तर करते हैं, पता करो को। पहला प्रश्न है, नक्शे में देख कर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन-कौन से राज्य आएंगे। बच्चों, हम भारत का नक्शा देख करके ये पता करते हैं कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे, उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? रास्ते में जो राज्य पड़े थे वो थे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। रास्ते में कुछ बड़े शहर हैं, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, उदयपुर और दिल्ली भी रास्ते में पड़ता है। मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? वह शहर कौन से राज्य में है? उत्तर लिखेंगे कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। देखो, ये टेंट है और इसकी मोटरसाइकिल रात में यहाँ बाहर खड़ी रहती है।
सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आंख खुलती। अब करते हैं हम बताओ में इन प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीजें ले जा सकते हो। उन 10 चीजों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। इसका उत्तर है कि नहीं, मैं कभी टेंट में नहीं रहा हूँ। 10 चीजें जो टेंट में रहने के लिए जरूरी हैं वे हैं टॉर्च, गर्म कपड़े, खाना, जुराबें, चादर, कैमरा, जूते, टेंट का सामान, पानी और मोबाइल फोन। अगला प्रश्न देखिए, तुमने किस तरह तरह के तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं? उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। उत्तर है कि हमने कच्चे और पक्के घर देखे हैं। लकड़ी के बने घर पहाड़ों पर पाए जाते हैं। इनसे लोग ठंड से बचते हैं। उत्तर पूर्व भारत में बांस के द्वारा बनाए गए घर होते हैं। शहर में ईंट, पत्थर और सरिये के द्वारा बनाए गए घर होते हैं। और देखिए, हमने इनमें से कुछ घरों के चित्र भी बनाए हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। ये देखिए, लेह का चित्र यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पानी नहीं है, समतल है और ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान का मतलब है कि यहाँ पर ठंड बहुत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग पाते। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वहाँ के बच्चों ने झूले झूले बोला, जिसका मतलब होता है स्वागत यानी वेलकम। फिर वो बच्चे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे और सभी बच्चे मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। देखते हैं कि अब इन्हें कौन अपने घर ले गया। ताशी के घर पर। ताशी एक बच्चा था जिसका जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले आया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था, यानी उसका घर पत्थरों से बनाया गया था। फिर पत्थरों को एक के ऊपर एक रख दिया गया था और उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी, तो नीचे की मंजिल में बाहर की ठंडी बर्फीली हवाएं भी नहीं आ सकती थीं। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल हुए थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। ये चित्र देखिए, आसपास का नज़ारा कितना अच्छा है। सभी घरों की छतें समतल थीं, यानी प्लेन थीं। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी, तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे, तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती हैं। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती हैं, जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। ये होता होगा गर्मी के महीनों में, जब यहाँ पर धूप आती होगी। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। वहाँ के घर जो थे और उनके घर के हिस्से लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए थे। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। अब चलिए हम करते हैं इन प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? इसका उत्तर है कि उनके घरों में नीचे की मंजिल में खिड़कियां नहीं होती, जिससे ठंडी हवाएं घर में नहीं आ पाती।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? बच्चों, हमारे घर की छत सपाट है। यह ईंट, सीमेंट और सरियों से बनी है। हम छत पर कपड़े, अचार और पापड़ सुखाते हैं। कभी कभी हम वहाँ खेलते भी हैं। आगे पढ़ते हैं। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े संकरे यानी पतली पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। पत्थर तो पहाड़ पर होते ही हैं। लोनर मोटरसाइकिल का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगतांग नाम के इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। पथरीला का मतलब होता है कि पत्थर ही पत्थर रास्ते में बिखरे हुए थे। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई पर चलते रहते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती रहती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। एक दिन फिर अचानक से इन्हें एक हरा सा मैदान दिख गया और उसमें भेड़ बकरियां चरती हुई दिखाई दी। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। चलिए करते हैं अब ये प्रश्नोत्तर पता करो वाले। प्रश्न है, तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है? हम दिल्ली में रहते हैं और यह समुद्र तल से लगभग 216 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न देखिए, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। इसका उत्तर हम ये लिखते हैं कि ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इस कारण सांस लेने में कठिनाई आती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहाँ? इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, मैं एक बार शिमला गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि वह समुद्र तल से लगभग 2,700 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ सांस लेने में मुझे थोड़ी परेशानी आई। आखिरी क्वेश्चन देखिए, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मैं शिमला तक ही गया हूँ, जो लगभग 2,700 मीटर की ऊंचाई पर है। आप किसी और ऊंचे स्थान पर गए हैं तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं चांगपा। वहाँ मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग। जो चांगपा हैं वो घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। वे अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं और यहाँ से वहाँ रहते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। भेड़ बकरियां ही इनकी दौलत मानी जाती हैं, क्योंकि उनसे ही इनके बहुत सारे काम होते हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नर्म होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेटकर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है, कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया।
ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। ये चांगपा लोग जो है टेंट में रहते हैं और अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत पट्टियां होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा है कि ये पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थीं। यानी 9 डंडियां जमीन में ऐसे गाड़ रखी थीं और उन्हीं के सहारे इन पट्टियों को बांध रखा था। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। ये देखिए एक रेबो है टेंट, ये यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था, जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि रेबो के अंदर चूल्हा भी होता था, जिस पर वो लोग खाना बनाया करते हैं। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, इतनी तेज ठंड होती है यहाँ पर कि सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। हवा जो चलती है उसकी स्पीड होती है 1 घंटे में 70 किलोमीटर की स्पीड। सोचो अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाओगे। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनते हैं और फिर उन्हें चराने ले जाते हैं। और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? हाँ, जैसे हम अपने घरों में बिल्ली पाल लेते हैं या कुत्ता पाल लेते हैं तो वो भी हमारे जान जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। देखो ऐसे 5 जानवर हो सकते हैं, गाय, भैंस, इनसे हमें दूध मिलता है, घोड़ा जिस पे हम सवारी करते हैं, बिल्ली जो हम पालते हैं और कुत्ता जो हमारे घर की रखवाली करता है। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की ज़रूरत नहीं होती? चर्चा करो। बच्चों जो भेड़ बकरियां होती है ठंडे इलाकों में रहती हैं, उनको अपने शरीर पर बालों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें भी तो ठंड से अपना बचाव करना है। अब यहाँ पता करो के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है, तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देख कर बताओ कि और कौन कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि श्रीनगर, लद्दाख, सियाचिन जैसे स्थानों पर सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। अन्य देशों में कनाडा, अमेरिका जैसे स्थानों पर ऐसा तापमान देखने को मिलता है। और ऐसे तापमान की खबरें दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी के महीने में देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों में ज़्यादा ठंड पड़ती है। आगे बढ़ते हैं श्रीनगर की ओर। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए। न चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा और कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। यानी वो घर मुझे बहुत ही अच्छे लगे। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते थे। उन घरों के मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम भी देखो। जैसे देखो ये जो है, वहाँ पर एक झील है, डल डल झील है। वहाँ पर जो इस तरीके के शिकारे नाव हैं और इनमें घूमने का मज़ा ही अलग होता है। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे।
लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का, क्योंकि श्रीनगर में जो झील वगैरह हैं उनमें ही घर बना रखे हैं लोगों ने। वो नाव पर घर होते हैं और वो पानी पर रहते हैं। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के हिसाब से थे। आगे बढ़ते हैं। वापसी का समय। फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, यानी वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने घर। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे थे, क्योंकि लेह और श्रीनगर के घर तो बिल्कुल ही अलग प्रकार के थे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाके में इतने अच्छे-अच्छे घर देख कर के मन वहीं पर बस गया था। पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था। मैंने वहाँ की फ़ोटो भी खींच दी थी। और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर, और जब मुझे ऊब हो जाएगी इस शहर से तो मैं फिर किसी नए सफ़र पर निकल चलूँगा। यहाँ पर करते हैं श्रीनगर के घर एक नज़र में। देखिए जो गौरव जानी ने फ़ोटो खींची थी, वो देखिए ऐसी थी। यहाँ पर देखिए श्रीनगर में जो कई टूरिस्ट घूमने वाले बाहर से आते हैं तो वो इस तरह हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट जो है वहाँ पर झीलों में तैरती हैं। बोट की ही तरह जो लकड़ी के डोंगे भी होते हैं, ये होते हैं पानी में तैरने वाले घर। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। बच्चों यहाँ देखेंगे कि हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर इस तरीके की डिज़ाइन बनी होती है। इसको बोलते हैं ख़त्म बंद, जो एक जिक्सॉ पज़ल जैसा ही दिखता है। और यहाँ पर देखिए ये एक घर है जिसको पत्थरों को काट कर बनाया गया है। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बना दिया गया है। और इसकी जो छत है वो ढलवा है, ताकि अगर बर्फ़ पड़े तो बर्फ़ जो है इसकी छत पर इकट्ठी ना हो पाए, वो नीचे ही फिसल जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पुराने घरों की खासियत क्या होती है, उनमें ऐसी जालीदार खिड़कियाँ होती हैं और ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इनको डब कहते हैं और इन पर बैठ करके बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है कि ये पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनते हैं। घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब इस तरीके के बने होते हैं। इन्हें कहते हैं मेहराब। प्रश्न है कि क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग-अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ, तो इसके कारण सोचो। इसका उत्तर ये लिखेंगे कि नहीं, हमारे इलाके में ज़्यादातर घर पक्के हैं, जो सीमेंट, ईंट और लोहे से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। इसका उत्तर हम ये लिखेंगे कि हमारा घर ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी, टाइल्स आदि से बना हुआ है। और अपने घर की खास बात मैंने दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर उसका चित्र बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की ज़िंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फ़र्क है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बकरवाल और चांगपा दोनों प्रकार के लोग जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों पर रहते हैं। दोनों ही जगह जगह घूमकर अपना जीवन बिताते हैं, और दोनों ही प्रकार के लोग जानवरों जैसे भेड़ और बकरी पर निर्भर हैं।